फ्रेंड्स हो, स्टूडेंट्स हो, दोस्त हो, जो भी हो आप, स्वागत है आपका मेरे इस क्लास में। मेरा नाम हुआ अमित राज और ये आपकी प्यारी सी खूबसूरत सी नन्ही मुन्नी क्लास। ठीक है, तो चलिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमने बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स को बहुत डिटेल्स में समझा था, बहुत अच्छे से समझा था। आज जो बात करेंगे हम वो होगा रिजल्टेंट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो पहले बात करते हैं रिजल्टेंट फोर्स। भाई क्या होता है, आपने बहुत बार सुना होगा रिजल्टेंट फोर्स के बारे में। रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, तो डिफिनेशन बाद में समझेंगे। ठीक है, पहले समझ लो होता क्या है। मान लो मेरे पास एक बॉडी है, इधर से मानो फोर्स लगाए 30 न्यूटन का, ठीक, इधर से लगाए 10 न्यूटन का। ठीक है, तो पहला चीज मैं पूछूंगा, बताओ रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। दो चीज होता है इसमें रिजल्टेंट फोर्स में, एक होता है मैग्नीट्यूड, मैं बताया था आपको, मैग्नीट्यूड प्लस एक होता है डायरेक्शन। फोर्स में डायरेक्शन भी होता है, फोर्स में दो चीज होता है। फोर्स में मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड मतलब कितना फोर्स लगा, और डायरेक्शन होगा किधर लगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स का। सुनो, तो पहले बात करेंगे मैग्नीट्यूड के बारे में। मैग्नीट्यूड क्या होता है सब समझ में आ जाएगा, घबराओ नहीं। मैग्नीट्यूड TUD बोलेंगे फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। तो देखो, इधर से लगा 10, तो इधर से लगा 30 न्यूटन का, और इधर से लगा 10 न्यूटन का। क्या आप बता सकते हो बॉडी कितना फोर्स फील करेगा, नेट फोर्स? नेट फोर्स कितना लगेगा? इधर से 30 लगाए, इधर से 10 लगाए, तो बॉडी में एक्चुअली देखो 30 इधर मूव कराना चाह रहा है। समझो मेरे बात को, अगर मानो 10 नहीं रहता, सिर्फ इधर रहता 30 न्यूटन का फोर्स, 30 न्यूटन का रहता, तो हम क्या बोलते, बॉडी में कितना फोर्स लग रहा है? आप बोलते सर बॉडी में 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। ओके, मानो सिर्फ ये फोर्स रहता ऐसा ऐसा 10 न्यूटन का, उधर कुछ नहीं रहता। मैं पूछता बॉडी में कितना फोर्स लग रहा है, आप बोलते 10 न्यूटन का लग रहा है। 10 न्यूटन क्या है? मैग्नीट्यूड। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। अब क्या हो गया, दोनों एक साथ आ गया। अब तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 30 इधर और 10 इधर। एक्चुअल में इधर कितना लग रहा है सोचो, तो 30 माइनस 10 लग रहा है। 10 तो ऑपोजिट से इधर से लग गया, अपोज हो गया, यानी कितना लगा? 20 न्यूटन का लगा। क्या यही है मैग्नीट्यूड? कितना आया? 30 माइनस 10 कितना आया? 20 न्यूटन। दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्ट मतलब क्या? फाइनल आपके पास क्या परिणाम निकला। पहला परिणाम ये था 30 न्यूटन का, दूसरा परिणाम ये था 10 न्यूटन का, लेकिन अंतिम में क्या सब मिलाकर परिणाम निकला, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट। अंतिम में सब प्लस माइनस करके क्या परिणाम निकला, वो हो गया रिजल्टेंट। जैसा अपना 30 रुपया था, घर में दिया गया, आपने 10 रुपया खर्च कर दिया, कितना बचा? 20 रुपया, ये रिजल्टेंट हुआ। 30 रुपया रिजल्टेंट नहीं हुआ, 30 रुपया तो दिया गया था। 10 रुपया भी रिजल्टेंट नहीं हुआ, वो खर्च कर दिया गया। रिजल्टेंट कितना आया? 30 माइनस 10 जो खर्च कर दिया गया, 20 रुपया बचा आपके पास, वो हुआ रिजल्टेंट। अब देखो यही है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया? 20 न्यूटन। दूसरा में पूछ सकता है डायरेक्शन बताओ इसका, किस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स लगा। ये डायरेक्शन है, लिख लेना, मैं शॉर्टकट में ऐसा लिखता हूं, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या हो गया, मान लेते हैं ये आपका लेफ्ट डायरेक्शन था, और ये मान लेते हैं आपका राइट डायरेक्शन था। ठीक है, लेफ्ट और राइट। तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रिजल्टेंट? इस डायरेक्शन में लगा। कैसे जाने? इधर का फोर्स ज्यादा है, तो बॉडी इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, तो इधर मूव करेगा, यानी रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या हो गया? लेफ्ट साइड। लेफ्ट सॉरी, इस डायरेक्शन राइट है ना, राइट साइड। ये राइट वाला डायरेक्शन हो गया।
बात समझ में आ गई? यही होता है रिजल्टेंट फोर्स, कि सब मिला जुला के एक्चुअल में कितना फोर्स काम कर रहा है। कैसे निकालेंगे? अब बड़ा ज्यादा फोर्स में से छोटा वाला फोर्स माइनस कर दो। छोटा वाला फोर्स कौन? जो अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है। अब डिफिनेशन समझते हैं। इफ टू और मोर फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, एक बॉडी पे अगर दो या दो से ज्यादा फोर्स काम कर रहा है, जैसे यहां दो काम कर रहा है, द नेट फोर्स आ गया आपका, और सिंगल फोर्स, या बोल सकते हैं सिंगल फोर्स आ गया आपका कितना? 20 न्यूटन का। यही तो हुआ, नेट फोर्स आपका 20 न्यूटन का आया, सिंगल फोर्स आ गया 20 न्यूटन का। आप देखो, अगर मैं इसको हटा के एक सिंगल डायग्राम ऐसे बना दूं इस टाइप का, और 20 न्यूटन का लगा दूं यहां से, तो क्या जितना ये मूव करेगा उतना ही ये मूव करेगा? क्या सोच के बताओ। जितना ये मूव करेगा, जितना दूरी ये चल पाएगा, क्या उतना ही दूरी ये मूव करेगा? 100%। क्यों? इसमें रिजल्टेंट कितना आया? 20 न्यूटन आया, और इसमें रिजल्टेंट कितना लग रहा है? 20 न्यूटन ही लग रहा है। यानी जितना दूरी ये चलेगा उतना ही दूरी ये भी चलेगा। तो इफ टू और मोर फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, then the net force or single force produced due to the effect of different forces, different force के effect से जो एक सिंगल फोर्स प्रोड्यूस हुआ, उसी सिंगल फोर्स को बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स। डायरेक्शन क्या हो गया? राइट की ओर। और बताता हूं मैं इसका एग्जांपल, सुनो, बिठा रहा हूं उसके अभी, जो लिख लो इसको जल्दी से, लिख लो। चलो बिठाता हूं और एग्जांपल बताता हूं मैं इसका रिजल्टेंट फोर्स का। तो आप खुद बताना रिजल्टेंट फोर्स कितना काम कर रहा है सोच के, और डायरेक्शन क्या है। ये ब्लॉक है, मानो इधर से लगाया मैं 30 न्यूटन का, इधर से मैं खींच रहा हूं 20 न्यूटन से, दो फोर्स लगाया, इधर से मैं लगा दिया 10 न्यूटन का, ठीक है, और इधर से भी लगा दिया, इधर से नहीं लगाया, इधर से ऐसा लग रहा है, इधर से मैं खींच रहा हूं 5 न्यूटन से। चलो मैं बोलूंगा बताओ रिजल्टेंट फोर्स क्या है, यानी और डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट या राइट, ये भी बताना है आपको, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स क्या है, नेट फोर्स कितना काम कर रहा है बॉडी पे। चलो आप क्या करो, तो कैसे सॉल्व करना है, एक डायरेक्शन वाला फोर्स एक साइड होगा, मान लो ये बॉडी है एक, ठीक है, एक बॉडी, अब एक अपना डायग्राम बनाओ, चलो सॉल्व करते हैं। ये एक बॉडी है, पहले देखो इस डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, राइट में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, और लेफ्ट में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। ये दो डायरेक्शन आपके पास है, राइट और लेफ्ट, ठीक है। चलो राइट में क्या क्या लग रहा है, एक 30 न्यूटन का लगा दो, 30 न्यूटन का। एक देखो इधर भी लग रहा है 20 न्यूटन का, राइट में ही लग रहा है, लगा दो, कितना, 20 न्यूटन का। ये दोनों लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट में कौन लग रहा है 10 न्यूटन का, लेफ्ट में इधर से लगा 10 न्यूटन का, और लेफ्ट में कौन लग रहा है, इधर देखो 5 न्यूटन का, इधर ही खींच रहा है, लेकिन इधर ही लग रहा है कितना, 5 न्यूटन का। हो गया, सब दिख गया। चलो तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स पहले क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे पहले। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू उसका, ज्यादा कौन, इधर वाला 30 और 20, ठीक है, 30 प्लस 20, माइनस कर देंगे इधर वाला 10 प्लस 5, 30 20 50 माइनस 15 यानी 35 न्यूटन। 35 न्यूटन मेरा रिजल्टेंट फोर्स आ गया। नंबर 1 डायरेक्शन पूछेगा तो बॉडी किधर जाएगा, सोचो इधर जाएगा, इधर वाला फोर्स ज्यादा है तो राइट साइड, दिस इज द डायरेक्शन। कैसे कैसों को दिया है, ऐसवैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ा सा तो लिफ्ट करा दे। आया समझ में रिजल्टेंट फोर्स। चलो जल्दी से उसको उतारो, हाँ इधर तो और कुछ है नहीं, हाँ जल्दी से उसको उतारो फास्ट क्विक। तब तो मैं कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट लिख देता हूं आपका। चलो आगे की बात करते हैं, सुनो। अच्छा एक बात बताओ, रिजल्टेंट फोर्स अभी पढ़ा है, इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, सोच के बताना। तो मानो एक
ब्लॉक है, इधर से खींचा मैं 20 न्यूटन का, इधर से लगा दिया मैं 10 न्यूटन का और इधर से मैं खींच दिया 5 न्यूटन से। जल्दी से बताओ रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। इधर से 20, इधर से लगाया 5, तो एक 5 नहीं सॉरी, इधर से खींचा, इधर से लगा दिया 12 न्यूटन से धक्का मारा, इधर 8 न्यूटन से खींचा। बताओ इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना लगा इस ब्लॉक पे, जल्दी से बताओ। बिल्कुल गलत। अरे गधा, देखो ध्यान से, देखो फोर्स लग रहा है क्या? हाँ, देखो फोर्स लगे हमेशा तो ये जरूरी नहीं है रिजल्टेंट फोर्स भी आए। ऐसा मिसकॉन्सेप्शन दिमाग में मत लगना कि फोर्स लग रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स भी कुछ ना कुछ आएगा। फोर्स के बावजूद भी रिजल्टेंट फोर्स 0 हो सकता है। देखो कैसे, इधर से कितना लगा? 20 न्यूटन का लगा, और इधर से टोटल कितना लग रहा है? देखो इधर से लगा 12 न्यूटन का, और इधर कितना से खींचा गया? 8 न्यूटन से, और इधर ही लगा दो कितना? 8 न्यूटन से। इधर से खींचा गया, इधर से धक्का मारा गया, बात बराबर ही होना, तो 12 और 8, यानी इधर से टोटल कितना? 20 न्यूटन। यानी रिजल्टेंट फोर्स अगर आप निकालना चाहोगे तो 20 न्यूटन माइनस 12 प्लस 8, 12 प्लस 8 कितना होता है? 20, तो 20 में 20 गया 0 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स 0 न्यूटन आने का क्या मतलब? इसका मतलब हुआ बॉडी रेस्ट में रहेगा, ना लेफ्ट जाएगा ना राइट जाएगा, ये मतलब हुआ। और ऑफ कोर्स रेस्ट में रहेगा क्योंकि इधर से भी 20 न्यूटन का फोर्स लगा, इधर से भी 20 न्यूटन का फोर्स लगा, 12 और 8 20, यानी बॉडी ना लेफ्ट जाएगा ना राइट जाएगा। ये बैलेंस फोर्स है या अनबैलेंस? दिस इज अ बैलेंस फोर्स। यानी एक कंक्लूजन निकला, रिजल्टेंट फोर्स बैलेंस फोर्स भी हो सकता है, रिजल्टेंट फोर्स अनबैलेंस फोर्स भी हो सकता है। अगर रिजल्टेंट 0 आ गया तो कैसा फोर्स? बैलेंस फोर्स। अगर रिजल्टेंट 0 नहीं आया तो कैसा फोर्स? अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, तो एक कंक्लूजन लिख लो, निकला तो इफ रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू 0 हो गया, मतलब क्या हो गया? ये कैसा फोर्स है? यहाँ पे बैलेंस फोर्स काम कर रहा है, लिख लेना, बैलेंस फोर्स काम कर रहा है। और रिजल्टेंट फोर्स नॉट इक्वल टू 0 आया तो कैसा? अनबैलेंस फोर्स काम कर रहा है, अनबैलेंस फोर्स लिख लेना, अनबैलेंस फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, इसमें बॉडी किसमें होगा? पहला किसमें? रेस्ट में हो सकता है, या यूनिफॉर्म मोशन में भी हो सकता है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन आगे पढ़ोगे, दोहराओ नहीं, थोड़ा वेट करो। ठीक है अब इतना ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन पे आते हैं वापस, कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट। अच्छा क्वेश्चन था ये, बताना भी जरूरी था, अभी समझ गए होंगे अच्छे से बैलेंस फोर्स का फंडा और रिजल्टेंट फोर्स का फंडा। चलो शाबाश 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 मेरे दोस्त, शाबाश। कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। आया आते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स में। देखो तो फोर्स 2 प्रकार का होता है यहाँ सब्जियां बन रही है और पूरा समझ होना, खांसी आ रहा है। 2 तरह का होता है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बैलेंस और अनबैलेंस जो पढ़े थे वो था नंबर ऑफ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, उसके बेसिस पे। अभी जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स में। सर एग्जाम में आए तो कौन सा लिखना है? अगर एग्जाम में आए तो वो बोल देगा, अगर बोले नंबर ऑफ फोर्स के बेसिस पे लिखो तो आप बैलेंस और अनबैलेंस लिखना अगर कुछ मेंशन नहीं किया है, सिर्फ बोला है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस, ठीक है, तो आप कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट लिखकर एक्सप्लेन कर देना। क्लियर हुई बात? चलो अब लोग कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, पहले थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन देता हूं दोनों का, फिर डिटेल्स में पूछेंगे। द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी ओनली व्हेन वन बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विथ अनदर बॉडी। मतलब क्या? सुनो, मानो एक पेन है, अब मैं चाहता हूं इस पेन को मैं मूव करवा दूं, इस पेन को मैं क्या करवा दूं? मूव करवा दूं। क्या मैं ऐसे ऐसे छू करूंगा तो मूव कर जाएगा? मूव किया क्या? नहीं किया। इसको मूव कराने के लिए मुझे इसे टच करना पड़ेगा, यानी इसके कांटेक्ट में खुद को लाना पड़ेगा। जैसे ही खुद को इसके कांटेक्ट में लाएंगे ये मूव करना शुरू कर देगा। यानी ऐसा फोर्स
जिसमें एक बॉडी को दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में लाकर काम होता है। बिना कांटेक्ट में लाए ये फोर्स एक्ट नहीं होगा। जैसे मेरे पास एक चेयर है, मैं चाहता हूं एक चेयर को यहां से उठा के वहां पे मूव करवा दूं, क्या मैं ऐसे करूंगा तो मूव कर जाएगा? बिल्कुल नहीं, पकड़ के उसको ले जाना पड़ेगा, यानी आपको उसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा। बिना कांटेक्ट में आए मूव नहीं होगा। उस टाइप को फोर्स को बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के टच में आता है, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आता है, उससे जो फोर्स लगता है ये है कांटेक्ट फोर्स। आपको दूसरे बॉडी को टच करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो ये 3 तरह का होगा, हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ये 3 तरह का होगा, एक एक करके शुरू करेंगे हम लोग। जिसमें पहला टाइप्स होगा, ये टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स। पहला टाइप को बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, ठीक है। दूसरा टाइप को बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और तीसरे टाइप फोर्स जो होता है इसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। इसका 3 टाइप पढ़ना है आपको, 1, 2, 3, ठीक है। अब नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या है? कॉन्टेक्ट समझ में आ गया भैया मेरे को, चलो इसमें 3 टाइप पढ़ना है। आपने बोला एक नॉर्मल फोर्स पढ़ेंगे, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे, एक मस्कुलर फोर्स पढ़ेंगे। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कैसे? मानो ये मार्कर जो है मेरा प्लास्टिक की जगह लोहा का रहता, क्या चीज का? लोहा का, आयरन का रहता। अब मैं चाहता हूं इसको मैं यहां से मूव करवा के यहां ले आऊं, इस पोजीशन पे ले आऊं, ठीक है। सोचो अगर मैं यहां एक मैग्नेट रख दूं, क्या ये अपने आप आके चिपक जाएगा? हाँ, आई बात समझ में? अगर एक मैग्नेट यहां रख दूं, ये अपने आप आके टुक चिपक जाएगा। क्या मैं इसको टच किया? बिल्कुल भी टच नहीं किया। मैं इसमें यहां मैग्नेट रखा, बिना टच किए ये अपने आप मूव करके चिपक गया। यानी इसमें जो फोर्स लगा उसमें टच करने की जरूरत नहीं पड़ी, वही होता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। और एग्जांपल बताता हूं, पेन है, अगर आप छोड़ दो तो क्या होगा? अपने आप नीचे मूव कर जाता है। क्या मैं क्या नीचे पकड़ के इसको खींच रहा हूं? क्या चल बेटा नीचे चल, नहीं, अपने आप ही नीचे मूव कर गया। मतलब अर्थ क्या किया? उसको खींच रहा था। क्या अर्थ कांटेक्ट किया इससे? नहीं, अर्थ कांटेक्ट नहीं किया, बिना कांटेक्ट के खींच लिया। ये कैसा है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। देखो, द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी विदाउट एनी कांटेक्ट विथ अनदर बॉडी। यहां दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, विदाउट एनी कांटेक्ट काम बन जाएगा। बिना कोई कांटेक्ट के जो फोर्स लगे वो होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये भी 3 तरह का पढ़ेंगे, 1, 2, 3। इसमें पहला क्या पढ़ेंगे? इसमें जो पहला पढ़ोगे वो होता है आपका क्या? चलो ग्रेविटेशनल फोर्स ले लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो दूसरा पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो तीसरा पढ़ोगे मैग्नेटिक फोर्स। ये 3 पढ़ेंगे इसमें भी, ठीक है। तो जल्दी से ये पूरा उतारो, फिर एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं फास्ट। चलो, तो आगे जो चर्चा करेंगे वो है टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स। और टाइप्स में जो पहली बात होगी वो होगा नॉर्मल फोर्स। पहले समझा देता हूं क्या होता है, फिर डिफिनेशन पे आएंगे। देखो क्या होता है नॉर्मल फोर्स। ये एग्जांपल अभी हटा दो, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मान लो एक ब्लॉक है और इसी के कांटेक्ट में एक दूसरा ब्लॉक है। 2 ब्लॉक एक दूसरे से सटा हुआ है। सुनते जाना अच्छे से, नॉर्मल फोर्स क्या होता है। देखो नॉर्मल फोर्स अभी थोड़ा सा आपको क्रिटिकल लगेगा, कारण है कि ये हायर क्लास में आपको डिटेल्स में पढ़ना है। अभी बस डिफिनेशन समझ लो, एक्सेप्ट कर लो, ज्यादा दिमाग से मत खपाना, ठीक है। ये आपको हायर क्लास में डिटेल्स में पढ़ना है, अच्छे से समझोगे वहां पे आप, ठीक है। कोशिश करूंगा आपको यहां पे समझा सकूं मैं। मानो इधर से मैं एक फोर्स लगाया, मान लेते हैं 50 न्यूटन का, ठीक। मानो इस ब्लॉक में कितने फोर्स लगाया? 50 न्यूटन। पहले सोच के बताना, क्या दोनों ब्लॉक मूव करेगा या सिर्फ यही ब्लॉक मूव करेगा?
सोच बताओ, बिल्कुल सही बोले, दोनों ब्लॉक मूव करेगा, दोनों ब्लॉक मूव करेगा, बिल्कुल सही है। ठीक, अब सोचो मैं फोर्स तो इस ब्लॉक में लगाया, लेकिन ये ब्लॉक भी साथ मूव करने लगा, क्या कारण था? ये ब्लॉक जरूर उसको धक्का मारा होगा। हाँ, अच्छा, तो ये ब्लॉक क्या किया, परपेंडिकुलरली इसको धक्का मारा इधर से। क्यों धक्का मारा? दोनों कांटेक्ट में था, जो जिसने फोर्स से ये धक्का मारा इधर इसको, वही आपका नॉर्मल फोर्स। तो सिर्फ यही धक्का नहीं मारा इसको, ये भी इसको धक्का मारा। आप न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ोगे, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मे भी आप लोअर क्लास में पढ़े होगे या फिर क्लास 9 में जाके पढ़ोगे। जो भी आप एक्शन देते हो उसका एक रिएक्शन भी मिलता है। अगर मैं स्केट बोर्ड पहनकर, स्केट बोर्ड समझते हो ना, चक्का वाला, एक चक्का वाला मैं बोर्ड पहनकर मैं ये रहा, मैं दीवार को धक्का मारूं तो मैं भी पीछे मूव कर जाऊंगा। अगर एक चक्का वाला बोर्ड पहनकर मैं दीवार को धक्का मारूं तो मैं भी पीछे मूव कर जाऊंगा। क्यों मैं मूव कर गया? मुझको कौन धकला? मुझको दीवार धकला। मैं दीवार पे फोर्स लगाया, दीवार मुझ पे फोर्स लगाया। ठीक है, यही है न्यूटन थर्ड लॉ। अब आगे की बात करेंगे 9 में से। अब इससे आते हैं, तो 50 न्यूटन का फोर्स मैं इस ब्लॉक पे लगाया, इस ब्लॉक पे तो नहीं लगाया। इस ब्लॉक को किसने धकला? इस ब्लॉक को इसने धकला। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलरली जितने फोर्स से इस ब्लॉक को धकला, यही आपका नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अच्छा, तो ये कांटेक्ट में होगा तभी होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि एक ब्लॉक यहां पे है, दूसरा ब्लॉक यहां पे है, मैं यहां से 50 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये ब्लॉक भी अपने आप मूव कर गया। ये पॉसिबल नहीं है। आप समझ रहे हो? कब होगा? जब दोनों कांटेक्ट में होगा, तो ही ये इस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा, और इसी परपेंडिकुलर फोर्स को क्या बोलेंगे? नॉर्मल। तो ऐसा नहीं है सिर्फ ये लगाएगा, ये भी इस पे लगाएगा, ये भी इधर इस पे एक फोर्स लगाएगा बाय न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, और ये भी कितना होगा? नॉर्मल। इसे भी नॉर्मल बोलेंगे। जैसे दीवार वाला फंडा है, मैंने दीवार को धकला, मानो कुछ फोर्स से, बदले में दीवार ने भी मुझे धकला, जिसकी वजह से मैं पीछे मूव कर गया। वही चीज यहां है, दोनों कांटेक्ट में है। मैं इधर से धकला, ये इस पे लगाया नॉर्मल, बदले में ये भी लगाया इस पे नॉर्मल। बात समझ में आया? दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है, नॉर्मल। ठीक है, और दोनों एक साथ मूव करना शुरू कर देता है, यही आपका नॉर्मल फोर्स। ठीक है, द परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट बिटवीन टू बॉडी इन कॉन्टैक्ट। ये तभी होगा जब दो बॉडी कॉन्टैक्ट में होगा। ठीक है, आपको शायद पता नहीं है, शायद आपको पता नहीं है, आप जब जमीन पे खड़े होते हो ना, आप मानो जमीन पे खड़े हो, ये रहे आप और ये रहे कोई और जिसे आप पसंद करते हो। ठीक है, ओ मेरी दोस्त है। ठीक, अगर आप जमीन पे खड़े हो तो होता क्या पता है? आप जमीन को नीचे एक फोर्स से धकेलते हो। अरे भाई, आप खड़े हो तो आप नीचे एक फोर्स लगाते हो जमीन पे, और ये फोर्स को बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। यहां भी काम करता है ये नॉर्मल फोर्स। ठीक है, बदले में क्या होता है? जमीन भी आपको ऊपर धक्का मारता है सेम फोर्स से, और इसे भी बोलते हैं हम लोग नॉर्मल फोर्स। तो क्या सर नॉर्मल फोर्स हर वो जगह होगा जहां पे दो बॉडी कांटेक्ट में होगा? बिल्कुल होगा। हर वो जगह जहां दो बॉडी कांटेक्ट में है, वहां पे उन दोनों बॉडी के बीच एक परपेंडिकुलर फोर्स काम करेगा, जिस परपेंडिकुलर फोर्स को हम बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। ठीक है, आप खड़े हो, आप धरती को धक्का मार रहे हो, ये नॉर्मल फोर्स हो गया। बदले में धरती ने भी आपको धक्का मारा ऊपर से, ये भी नॉर्मल फोर्स है। ठीक है, तो यहां ये हर जगह लगता है, ऐसा नहीं। इवन ऐसे टेबल है, टेबल पे आपका एक किताब रखा हुआ है। ठीक है, तो किताब जो है उस टेबल को एक फोर्स से धकेल रहा है नीचे की ओर,
कितना फोर्स है ये? नॉर्मल। बदले में टेबल भी किताब को ऊपर की ओर धकेल रहा है, कितने से? नॉर्मल। यही कारण है कि दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके रखा हुआ है अच्छे से। ठीक है, आप बोलोगे सर पहले तो mg बताया था, याद है मैं पीछे बताया था नीचे mg लग रहा है। ठीक है, देखो mg वाला कॉन्सेप्ट क्या बताया था, पहले इसको मिटाऊं तो आपको क्लियर कर पाऊंगा मैं। कंफ्यूज मत करो, कंफ्यूज मत करो। देखो ये किताब है, mg वाला में ये बताया था कि किताब को अर्थ कितने से खींच रहा है, ये अर्थ खींचता है mg से। अगर किताब का मास m है तो अर्थ जो खींचता है, अर्थ जो किताब को खींच रहा है वो mg से खींचता है। अर्थ जो बुक को खींचता है वो कितने से? mg से खींचता है। बात समझ में आ रहा है? अर्थ अट्रैक्ट द बुक विथ अ फोर्स mg। ठीक है, लेकिन अगर इसको आप टेबल पे रख दिए, इस किताब को अगर आप टेबल पे रख दिए, मानो अपने टेबल पे रख दिया इस किताब को, ठीक है। अब देखो यहां फोर्स आपको टेबल और किताब के बीच निकालना है, अर्थ के साथ तो नहीं निकालना। ये जो खींच रहा था वो अर्थ खींच रहा था, लेकिन किताब टेबल पे रखा हुआ है। मानो ये किताब हुआ और ये टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है। तो टेबल पे क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है नीचे की ओर, उस फोर्स को बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। टेबल पे कितना फोर्स लगा रहा है ये है नॉर्मल फोर्स। टेबल पे नीचे कितना फोर्स लगा रहा है वो है नॉर्मल। ये mg कौन है? ये अर्थ खींच रहा है बुक को, लेकिन टेबल पे ये परपेंडिकुलर फोर्स नीचे लगाया, बुक ऑन टेबल। ये फोर्स कौन लगाया? ये पर लगाया, बुक लगाया ऑन टेबल पे। और बदले में न्यूटन थर्ड लॉ से टेबल भी ऊपर धक्का मारेगा एक और नॉर्मल फोर्स से। ये कौन लगाया? ये लगाया टेबल ऑन बुक। ये टेबल लगाया बुक पर, नीचे लगाया बुक ऑन टेबल, ऊपर लगाया टेबल ऑन बुक। ठीक है, बात समझ में आया? बात समझ में आया? तो ये एक्चुअल में काम होता है। इसलिए मैं mg और नॉर्मल क्यों कह रहा, सुनो। तो बुक पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है पता है? तो अब मैं बता रहा हूं इन दोनों को कंबाइन करके कि बुक पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है। समझो इस चीज को, बुक पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है। ये बुक हो गया, अच्छा। तो बुक पे फोर्स टोटल कितना लग रहा है? तो एक तो बुक को कौन खींच रहा है? अर्थ खींच रहा है। कितने से? नीचे mg से, ठीक है। और एक बुक को धक्का कौन मार रहा है? टेबल मार रहा है, ऊपर कितने से? नॉर्मल से, है ना। यही मैं लिखा था नॉर्मल इक्वल टू mg। यही मैं बैलेंस फोर्स में आपको बताया था, याद होगा आपको, ठीक है। एक्चुअली ये दोनों फोर्स जो बुक पे लग रहा है, बुक पे इतना नेट फोर्स काम कर रहा है, इसलिए मैं ये चीज बताया था आपको, ठीक है। ये mg टेबल पे नहीं लग रहा है, एक अर्थ लगाया कितना mg और एक टेबल लगाया कितना नॉर्मल, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेता है अच्छे से, ठीक है। इसे टेबल में कौन सा फोर्स, बुक में कौन सा फोर्स लग रहा है? एक बैलेंस फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। और टेबल में बोलेंगे कितना फोर्स लगा? तो नॉर्मल लगा। किसकी वजह से? उस बुक की वजह से। ये फोर्स टेबल पे लगा है, ध्यान रखना। तो यही नॉर्मल फोर्स होता है, और ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलरली होगा। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ऑलवेज, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। ये भी देखो सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। सरफेस का हमेशा परपेंडिकुलर। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कुछ कुछ आपको नॉर्मल फोर्स, ठीक है। बस दो बॉडी कांटेक्ट में रहता है, तो जैसे ये दोनों बॉडी पर मैं कांटेक्ट अगर कर दूं ऐसे, तो इन दोनों पे भी एक फोर्स काम करेगा, इन दोनों के बीच में। ये इसको इधर धक्का मार रहा होगा नॉर्मल से, ये इधर धक्का मार रहा होगा नॉर्मल से, ये इधर धक्का मार रहा होगा नॉर्मल से। परपेंडिकुलर फोर्स दोनों बीच में काम करना शुरू करेगा। तो चलो अभी, अच्छा इसको लिखना है क्या? अच्छा जैसे इसको उतार लो, इसको जहां जरूरत लगे। फिर आते हैं दूसरा टाइप में, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। चलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बात करते हैं। देखो क्या है, द फोर्स एक्ट बिटवीन टू बॉडी इन कॉन्टेक्ट विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन। जो रिलेटिव मोशन को अपोज करे, उन दोनों बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या मतलब है उसका? सुनो, मतलब क्या सुनो।
मानो एक आप यहाँ पे हो, ये रहे आप, ये रहा मैं, हाँ मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा हूं क्यों। और ये रहा फुटबॉल। आपने फुटबॉल को जोरदार किक किया, आपने देखा फुटबॉल चला और चला और चला, कुछ देर के चलते चलते यहां पे आके ये रेस्ट में आ गया, रुक गया। अब सोचो, आपने तो फुटबॉल को किक किया यहां से, आके फुटबॉल वहां पे जाके रुका क्यों? क्या कारण था फुटबॉल के रुकने का? कौन हो जो उस फुटबॉल को रोका? क्या कोई बाहर से आत्मा आया? नहीं। क्या कोई परमात्मा आया? नहीं। क्या कोई जाके इसको पकड़ा? नहीं। क्यों रुका? फुटबॉल क्यों रुका? जरूर इस सरफेस और फुटबॉल के बीच में, फुटबॉल तो आगे मूव कर रहा था, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो जरूर कोई पीछे है जो इसको खींच रहा था, जरूर पीछे है जो इसको खींच रहा था, जरूर पीछे है जो इसको खींच रहा था। ठीक है, किसके बीच में? इन दोनों बॉडी के कंटेनर के बीच में। ठीक है, जरूर कोई जिसको खींच रहा था, जो बॉल को क्या कर रहा था? रोक रहा था, रोक रहा था, रोक रहा था, और फाइनली बॉल किस में आ गया? रेस्ट में। यानी क्या हुआ? द फोर्स एक्ट बिटवीन टू बॉडी इन कॉन्टेक्ट। यहां कौन कौन कॉन्टेक्ट में है? यहां एक फुटबॉल है और एक सरफेस है, ये दोनों कॉन्टेक्ट में है। सुनो ध्यान से, एक है सरफेस और एक सरफेस ऑफ फुटबॉल, सरफेस ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल का सरफेस और ग्राउंड, ये दोनों कांटेक्ट में है। ग्राउंड लिखो, ग्राउंड, ये दोनों कांटेक्ट में है। दो बॉडी कॉमन कांटेक्ट में है, एक फुटबॉल का सरफेस, देखो जो ब्लैक से मैं दिखा रहा हूं, और एक ग्राउंड, ये दोनों क्या है? कांटेक्ट में है। द फोर्स एक्टिव बिटवीन टू बॉडी इन कांटेक्ट विथ अपोजेस द रिलेटिव मोशन। जो रिलेटिव मोशन को अपोज करे, मतलब जो मोशन हो रहा है उसको अपोज करे, उसको रोके, मोशन को क्या करे? रोके। विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन, जो मोशन को अपोज करे। मोशन किधर हो रहा था? इधर। अपोज किधर किया? इधर। तो इस फोर्स को क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन फोर्स। आई बात समझ में? मोशन इधर हो रहा था, अपोजिशन इधर हुआ, इस फोर्स को बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मेरा हुआ मोशन, और इस डायरेक्शन क्या किया? अपोज किया। इधर एक अपने आप फोर्स लग गया, इस फोर्स को क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स का क्या काम है? रिलेटिव मोशन को रोक देना, यही काम है फ्रिक्शन फोर्स का। और दिखाता हूं मैं, और इसका एग्जांपल दिखाता हूं। ये लिख लियो पहले फ्रिक्शन फोर्स का एग्जांपल। ए फुटबॉल मूविंग ऑन ग्राउंड स्टॉप्स इटसेल्फ, अपने आप रुक जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। और दिखाता हूं मैं इसका एग्जांपल। ये फ्रिक्शन फोर्स सिर्फ ग्राउंड पे नहीं लगता, एयर में भी लगता है। आपने एक बॉल लिया, ये रहे आप, और ये रहा आपका बॉल, आपने इसे ऊपर की ओर फेंका, आपने देखा कुछ देर जाने के बाद ये अपने आप रुक गया, अपने आप रुक गया। या उधर नहीं फेंका, तो इधर से लो, मानो आपने ऐसे फेंका, आपने देखा कुछ देर जाने के बाद ये अपने आप रुक गया और फिर ग्राउंड पे आके गिरा। ठीक है, ऐसा। आखिर हवा में इसको कौन रोक सकता है? सोचो, कौन रोका हवा में इसको? क्या कोई आत्मा था? नहीं। क्या कोई परमात्मा था? नहीं। क्या आप गए हवा में रोकने? नहीं। हवा में रोका कौन इसको? एयर फ्रिक्शन। यहां क्या बोलते हैं? एयर फ्रिक्शन। एयर इसको पीछे से लग रहा था इस टाइप पे, जब ये आगे मूव कर रहा था तो इधर एयर लग रहा था। ठीक है, ये भी क्या किया? अपोज किया, मूव कहां कर रहा था? आगे की ओर। और इधर से क्या लगने लगा? एयर इसको रोक रहा था, रुको रुको रुको, यानी इसको बोलेंगे एयर फ्रिक्शन। और फाइनली बॉल कहां गिर गया? ग्राउंड पे आके गिर गया। ठीक है, फिर एयर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन सिर्फ ग्राउंड में एक्ट नहीं होता, एयर में भी एक्ट होता है। काम क्या है? रिलेटिव मोशन को अपोज करना, रोकना। सीधी सी बात है, रिलेटिव मोशन को रोकना। ठीक है, चलो बात समझ में आई। यानी एक बात समझ में आया
ये भी लिख लिए होंगे। मानो एक बॉडी है, इसको ग्राउंड पे मैं अगर इस डायरेक्शन में मूव करवा दूं, इस डायरेक्शन क्या करवा दूं, मूव करवा दूं, बताओ फ्रिक्शन किधर काम करेगा? मैं पूछूंगा तो तुरंत बोलोगे फ्रिक्शन इधर काम करेगा, क्योंकि मोशन, रिलेटिव मोशन इधर हो रहा है, तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये लगेगा फ्रिक्शन। ठीक है, बात समझ में आई? इसलिए किसी भी चीज को पता है धरती पे धकेलने में प्रॉब्लम होती है। मानो एक बड़ा सा ब्लॉक है, इसको मैं अगर आगे की ओर धक्का मार रहा हूं, सोचो मैं आगे की ओर धक्का मार रहा हूं, सुनो क्वेश्चन ध्यान से, मैं इधर धक्का मार रहा हूं, इसको आगे की ओर, इस डायरेक्शन में धक्का मार रहा हूं, इधर मूव करवाना चाहता हूं। ठीक है, आगे की ओर धक्का मार रहा हूं, क्यों नहीं मूव करवा पा रहा हूं? जरूर ग्राउंड इसको रोक के रखा है, उधर से तो कोई रोका हुआ है नहीं, फिर ब्लॉक क्यों नहीं मूव कर रहा? क्या कारण है? फ्रिक्शन। ग्राउंड क्या कर रहा है? ग्राउंड इसको रोक के रखा है, ये जो ग्राउंड है इसको रोक के रखा हुआ है, इसको रोक के रखा हुआ है ग्राउंड, ये ग्राउंड इसको रोक के रखा हुआ है, मूव करने नहीं दे रहा है। ये दो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है, आप इधर मूव करवाना चाह रहे हो, फोर्स पीछे काम कर रहा है इसके उल्टे डायरेक्शन में। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन। तो यही है, द फोर्स एक्ट बिटवीन टू बॉडी इन कॉन्टैक्ट विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बात समझ में आई? क्लियर कट एकदम अच्छे से। एक बात इंपॉर्टेंट मैं बताऊं, जब आप ग्राउंड पे चलते हो ना, जब ग्राउंड पे आगे की ओर चलते हो ना, ठीक है, सोचो होता क्या? सुनो, आप ऐसे मानो ये दोनों टांग है, आप चल रहे हो, सोचो आप जब चलते हो धरती को पीछे धकेलते हो। अच्छा सुना, आप जब चलते हो धरती को पीछे धकेलते हो, यानी जब आप चलते तो आगे की ओर, सुनो, लेकिन ये क्या है? इधर फ्रिक्शन का भी डायरेक्शन यही होता है। आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया? ये ऐसे इसलिए हुआ, फ्रिक्शन का क्या काम है? रिलेटिव मोशन को अपोज करना, आप जो फोर्स लगा रहे हो उसको अपोज करना, है ना? अब देखो, फ्रिक्शन की वजह से ही हम चल पाते हैं, अगर फ्रिक्शन नहीं रहा ना तो हम नहीं चल पाएंगे। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो हमें चलने में मदद करता है, बहुत एडवांटेज है फ्रिक्शन का। कैसे? ध्यान समझने में क्या बोल रहा हूं, दोनों फिंगर है, आप सोचो आप चलते कैसे, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो। आप मानो इसको आगे बढ़ाना, कैसे आगे बढ़ाएंगे? क्या इसको हम आगे ले जाएंगे? आगे ले जाएंगे थोड़ी ना होगा, गिर जाओगे। आप पहले पीछे धक्का मारते हो, पीछे धक्का मारते हो तो आगे मूव करते हो, फिर पीछे धक्का मारते हो तो आगे मूव करते हो, फिर पीछे धक्का मारते हो तो आगे मूव करते हो। समझा क्या रहा हूं? ये दोनों टांग है, पीछे धक्का मारा तो आगे गया, फिर पीछे धक्का मारा फिर आगे गया, फिर पीछे धक्का मारा तो आगे गया, फिर पीछे धक्का मारा तो आगे गया। आप चल के देख लेना, कभी आपको एहसास हो जाएगा। यानी जब आपको आगे चलना होता है, जब आपको इस डायरेक्शन में चलना होता है, तो आप धरती को पीछे धकेलते हो, धरती को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो। ये आप लगाए, ये कौन लगाए? ये आप लगाए। ठीक है, जब आपको चलना हो तो धरती को आप पीछे की ओर फोर्स लगाते हो, पीछे की डायरेक्शन में, ये आप लगाए। तो आपके अपोज में कौन क्रिएट होगा? फ्रिक्शन। इसलिए फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में क्रिएट होता है, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन क्रिएट होता है। तो याद रखना, अगर पूछे कि चलने के दौरान किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो अगर आप आगे चल रहे हो तो फ्रिक्शन भी आगे ही लगेगा, क्योंकि जब आप आगे चलते हो तो ग्राउंड को पीछे धकेलते हो। ठीक है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स आगे लगता है। जब आप इधर चलोगे तो ग्राउंड को इधर धकेलोगे, जब इधर चलना चाहोगे तो ग्राउंड को इधर धकेलोगे, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, जब इधर चलना चाहोगे तो ग्राउंड को इधर धकेलोगे तो फ्रिक्शन फोर्स उधर लगेगा। ठीक है, जल्दी से उतारो इसको। तो चलिए यहां से कंटिन्यू करते हैं। देखो इधर मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिया आपको। अगर पूछना नॉर्मल फोर्स कहां कहां होता है, एग्जांपल बताइए। तो बुक ऑन अ टेबल, एक टेबल पे आपका बुक रखा हुआ है, वहां पे नॉर्मल फोर्स काम करेगा। या एक ब्लॉक पुश अगेंस्ट वॉल, एक वॉल के अगेंस्ट एक ब्लॉक को अगर आप धक्का मार रहे हो तो यहाँ नॉर्मल फोर्स लगाएगा, वॉल लगाएगा ब्लॉक पे, ब्लॉक लगाएगा वॉल पे। ठीक है, बुक ऑन टेबल बता दिया, एक टेबल पे बुक रखा हुआ है तो बुक लगाएगा टेबल पे, टेबल लगाएगा बुक पे। ठीक है, एग्जांपल फ्रिक्शन फोर्स पूछे
मूविंग बॉल स्टॉप सडनली ऑन ग्राउंड, एक बॉल मूव कर रहा है, अचानक अपने आप रुक जाता है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। अप्लाइंग ब्रेक्स टू द व्हीकल्स, गाड़ी में जो ब्रेक्स लगाते हो वो फ्रिक्शन फोर्स पे काम करता है। आप ब्रेक लगाते हो, चक्का में रबड़ कांटेक्ट में आ जाता है, चक्का के रबड़ कांटेक्ट में आ जाता है, एक फ्रिक्शन फोर्स काम करने लगता है और चक्का को रोक देता है। फिर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट बाय ग्राउंड हेल्प्स अस टू मूव, फ्रिक्शन फोर्स जो ग्राउंड से लगता है हमें चलने में मदद करता है। आपको बोला था ये, अगर कोई लड़का है, अगर इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है तो ग्राउंड को इस डायरेक्शन में ये पुश कर रहा है, लिख लो इसको, ग्राउंड को पुश कर रहा है इस डायरेक्शन में जो मैंने बनाया है, ठीक है। अगर मूव इधर कर रहा है तो ग्राउंड को इस डायरेक्शन में ये पुश कर रहा है, ग्राउंड को इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इसके अगेंस्ट लगेगा, इस डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, लिख लो। अगर आगे मूव कर रहा है तो ग्राउंड को पीछे पुश कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स आगे लग जाएगा, ठीक है। तो ये सब सारा चीज बता चुका हूं। मस्कुलर फोर्स क्या, सुनो, छोटा सबसे आसान यही है। वैसा फोर्स जो आपने मसल से लगाते हो, जैसे टेबल को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह करना, आपको मसल चाहिए, भाई हवा में तो होगा नहीं, अगड़म बूटा छुमंता जादू टूटा, टेबल उठ जाए यहाँ चला जा, होगा नहीं, ठीक है। मसल से यूज करना पड़ेगा आपको। बैलगाड़ी के बुल कार्ड जिसको बोलते हैं, बुल कार्ड क्या मस्कुलर फोर्स है, कौन लगाता है, गाय लगाता है, गाय अपने मसल से गाड़ी को खींचता है, मस्कुलर फोर्स। हॉर्स राइडिंग, हॉर्स अपने मसल से आपको खींचता है, मस्कुलर फोर्स। तो इसका बहुत सारा एग्जांपल है भरा पड़ा, ठीक है। वैसा फोर्स जो सीधी बात है कौन लगाए, मसल लगाए। एग्जांपल से क्या लिखेंगे, बुल कार्ट, ठीक है, हॉर्स राइडिंग, ये भी मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल है, ठीक है। घोड़ा अपना मसल से दौड़ता है, ठीक है। फिर मूविंग या फिर पुशिंग और पुलिंग डोर्स, पुशिंग और पुलिंग डोर, दरवाजा खोलना या बंद करना, ये भी मस्कुलर फोर्स का काम है। और मस्कुलर फोर्स का काम तो हर जगह है, अगर आप में मसल्स नहीं रहा तो आप काम कर ही नहीं पाओगे। तो यही 3 तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स था, तीनों को अच्छे से ध्यान रखना। अब आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पे। तो चलो अब आते हैं टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में, जिसमें पहला आपका है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, सुनो ध्यान से, बहुत अच्छा ये, और आगे आके बहुत डिटेल्स में पढ़ोगे इसको, ठीक है। तो क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट बिटवीन टू बॉडी हैविंग मास। कोई भी दो बॉडी, दुनिया का, मैंने ध्यान सुनो, दुनिया का कोई भी दो बॉडी जिसका मास है, उन दोनों के बीच में हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। दुनिया का कोई भी दो बॉडी जिसका मास है, जिसका वजन है, ठीक है, उन दो बॉडी के बीच में हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में दोनों एक दूसरे को चिपकाना चाहता है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। आप बोलोगे सर यहां पे तो हर बॉडी में मास है, इसमें भी मास है, इसमें भी मास है, मतलब ये दोनों भी एक दूसरे को क्या अट्रैक्ट कर रहा है, 100% एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। आप बोलोगे ये कैसे हो गया, फिर चिपक क्यों नहीं रहा? सुनो बच्चों, अट्रैक्ट तो कर रहा है, लेकिन इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रहा है कि एक दूसरे को चिपका ले, ठीक है। यहां भी फोर्स काम कर रहा है। ये फोर्स जो है ये यूनिवर्सल फोर्स है, इसको यूनिवर्सल फोर्स बोलते हैं, पता है, यूनिवर्स में हर जगह लगता है ये, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल फोर्स। ये हर जगह वैलिड है, हर जगह वैलिड है। बहुत सारा फोर्स है जो हर जगह वैलिड नहीं है, लेकिन ये हर जगह वैलिड है। फिर सुनो क्या बोल रहा हूं, दुनिया का, विश्व का, ब्रह्मांड का कोई भी दो मास के बीच में, हर दो मास के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। तो सर यहां चिपका क्यों नहीं रहा है? क्योंकि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, इतना कम है कि एक दूसरे को चिपका नहीं सकता। इतना कहीं बहुत ज्यादा होता है ये फोर्स, कहीं बहुत कम होता है। जनरली पता है ये फोर्स कहां दिखेगा? ये फोर्स वहां दिखेगा जहां एक बॉडी का मास बहुत ज्यादा है और दूसरे बॉडी का मास बहुत कम है, वहां पे इस फोर्स का आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल प्रैक्टिकली दो सर,
प्रैक्टिकल एग्जांपल में देता हूं आपको, जैसे अर्थ और कोई ऑब्जेक्ट। अर्थ का मास पता है कितना है? अर्थ का मास है 6 × 10⁻24 kg, यानी 6 पे 4 24 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 इतना, ये अर्थ का मास है। और ऑब्जेक्ट का मास कितना होता है? 5 kg, 10 kg, 50 kg, ऐसा ही होता है ना, यही बस। सोचो कहां अर्थ का इतना ज्यादा मास, कहां ऑब्जेक्ट का इतना छोटा मास, यहां पे इसका इफेक्ट दिखेगा आपको। जहां पे एक ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा हो, सर दोनों ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा हो गया तो बहुत अच्छा, सोने पे सुहागा। दोनों ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा हो गया तो बहुत अच्छा है। जैसे प्लेनेट और सन के बीच, प्लेनेट सन के चारों ओर घूमता रहता है क्या? हाँ, तो प्लेनेट का भी मास बहुत ज्यादा होता है, सन का भी मास बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा, वहां आपको ग्रेविटेशनल फोर्स देखने को मिलेगा। और बताओ, जैसे मून रिवॉल्व अराउंड द सन, मून भी सन के चारों, सॉरी मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, मून भी अर्थ के चारों ओर घूमता रहता है। क्या यहाँ पे आप घुमा रहे हो? क्या हमारे बाबूजी घुमा रहे हैं? नहीं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। मून का भी मास है, अर्थ का भी मास है, दोनों का हैवी मास है, तो यहां पे आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट वहीं देखने को मिलेगा जहां मास बहुत हैवी हो, बहुत विशाल हो, बहुत बड़ा हो। ये छोटे मोटे में देखने का इसको इफेक्ट नहीं मिलेगा। बात समझ में आया? छोटे मोटे में इसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर कट हुआ? पहले यहां तक बातें सब कुछ अच्छे से एकदम, इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जल्दी से लिख लो, एग्जांपल के साथ दिया हुआ है। चलो आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगा। अभी जो इससे पहले पढ़े ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे। अभी मास और वेट के बारे में बताऊंगा आपको, कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स को मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से, वो भी बताऊंगा, लेकिन वो बाद में बताते हैं, पहले पढ़ लेते हैं टाइप सारा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? यहाँ अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था? सिर्फ अट्रैक्शन था, ध्यान रखना। तो फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन, ये ध्यान दो, किसके बीच में? वन चार्ज बॉडी एंड अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी। क्या मतलब हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है दो मास के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है चार्ज के बीच में। सुनो डिफरेंस अच्छे से, चार्ज के बीच में। ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है मास के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है चार्ज पार्टिकल के बीच में। अब लोग सब कुछ काम करेगा। मानो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, क्या करेगा? दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अब जानते हो, ये तो पढ़े हो ना, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। मानो एक नेगेटिव चार्ज है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, फिर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। दोनों पॉजिटिव चार्ज हो गया तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। दोनों नेगेटिव चार्ज हो गया तो भी एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है, ये सब किसके बीच की बात है? ये सब बीच की बात है दोनों चार्ज बॉडी के। ये दोनों एक दूसरे को ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और बाकी ये सब एक दूसरे को रिपेल करेगा। तू इधर भाग, तू इधर भाग, तू इधर भाग, तू इधर भाग। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between one charge body and another charge body, another charge, अनचार्ज की बात नहीं करना, अनचार्ज वाला बताऊंगा बाद में। between one charge body and another charge body, दूसरा भी कैसा है? चार्ज बॉडी ही है। ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों में क्या होना चाहिए? पहला बॉडी आपका चार्ज होना चाहिए और दूसरा बॉडी चार्ज भी हो सकता है या दूसरा बॉडी अनचार्ज भी हो सकता है। ठीक है, पहला बॉडी लेकिन चार्ज होना चाहिए।
दूसरा बॉडी आपका, पहला बॉडी चार्ज होना चाहिए, दूसरा बॉडी चार्ज भी हो सकता है या दूसरा बॉडी अनचार्ज भी हो सकता है। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया वो चार्ज और चार्ज के बीच दिया, पहला भी चार्ज है दूसरा भी चार्ज है, तो यहाँ पे देखो अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। पढ़े हो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव भी अट्रैक्ट करता है। दोनों चार्ज बॉडी है, अट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ भी दोनों चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पर रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सर कुछ प्रैक्टिकल बताओ, सर प्रैक्टिकल बताओ। चलो प्रैक्टिकल में थोड़ा सा इसमें आते हैं। ठीक है, चलो देखो ये लिख लिया ना, ये लिख लेना जो मैंने मिटाया अभी पॉज करके। एक कंघी लो, ये रहा कंघी, प्रैक्टिकल बता रहा हूं, इसको किसी के हेयर में रफ कर दो। हेयर में घर में किए होंगे, स्कूल में भी जब फालतू बेरोजगार बैठे रहते हैं ना तो यही सब काम करते हैं। इसको इसके साथ रब कर दो, कंघी को हेयर के साथ रब कर दो और छोटा 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 पेपर का टुकड़ा ले लो। अब देखो पेपर का टुकड़ा कंघी में जाके चिपक जाएगा ऐसे करके। क्या हुआ? क्या आपने पेपर को कोई चार्ज किया? नहीं, पेपर का अनचार्ज बॉडी। और कंघी को आपने हेयर के साथ रब कर दिया। एक्चुअली होता क्या है, जब कंघी को हेयर के साथ रब करते हो तो हेयर में ढेर सारा इलेक्ट्रॉन बैठा रहता है, तो सारा इलेक्ट्रॉन किसमें आ गया? कंघी में आ गया जैसे ही आपने रब किया। यानी कंघी कैसा हो गया? चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी, कंघी कैसा हो गया? चार्ज बॉडी। तो चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया। यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, पेपर कैसा था? अनचार्ज बॉडी। क्या पेपर को आपने चार्ज किया? नहीं, पेपर के टुकड़े को मैंने कहां चार्ज किया? वो तो पड़ा हुआ था। चार्ज किसको किया? कंघी को चार्ज किया। ठीक है, तो कॉम्ब अट्रैक्ट्स पेपर। कॉम्ब अट्रैक्ट्स पेपर। एग्जांपल क्या लिखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का? और बताता हूं एग्जांपल। कॉम्ब अट्रैक्ट पीस ऑफ पेपर, PIC, पीस ऑफ पेपर ऑन रबिंग विथ हेयर। एग्जांपल किसका है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का है। ठीक है, ये हो गया चार्ज और अनचार्ज बॉडी के बीच में। कॉम हो गया चार्ज बॉडी, पीस ऑफ पेपर अनचार्ज बॉडी, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया। दिस इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और चार्ज चार्ज के बीच में बता दिया, पॉजिटिव 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 नेगेटिव सारा चार्ज बॉडी के बीच का है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जांपल। जल्दी से इसको छाप लो। ये हमेशा चार्ज बॉडी के बीच में एक्ट होता है। तीसरा आता है मैग्नेटिक फोर्स। टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट में तीसरा मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच था? दो मास के बीच। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच था? दो चार्ज के बीच या चार्ज और अनचार्ज के बीच। हाँ, मैग्नेटिक फोर्स किसके बीच होगा? दो मैग्नेट के बीच या मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल के बीच। ये किसके बीच होगा? देखो, बिटवीन वन मैग्नेट एंड अनदर मैग्नेट। दो मैग्नेट के बीच, एक मैग्नेट और दूसरा मैग्नेट, या फिर वन मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल। चाहे एक मैग्नेट होगा या फिर एक मैग्नेटिक मटेरियल होगा। मैग्नेटिक मटेरियल क्या हो गया सर? जैसे आपका लोहा हो गया, लोहा, जैसे काटी नील, आयरन नील, आयरन नील। ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक मटेरियल हो गया। ठीक है, यहां भी अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। आप घर में देखे होंगे, ये तो प्रैक्टिकली देखे होंगे, ये नहीं देखे तो फिर लानत है आप पे, सच्ची में। मानो एक यहाँ पे मैग्नेट लो, आपको पता है दो पोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। यहां भी एक मैग्नेट ले लो, आप देखो इसका अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो मैग्नेट का अगर नॉर्थ और साउथ एक साथ लाओगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। देखो चिपक जाएगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी रिपल्सन भी होने लगता है, दो मैग्नेट चिपकेगा ही नहीं। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब एक का साउथ पोल और दूसरे का भी साउथ पोल अगर इधर आ जाए, नॉर्थ और साउथ, एक का साउथ और दूसरे का भी साउथ हो जाए तो यहां पर होने लगता है रिपल्सन।
और कब होगा, और रिपल्सन तब होगा जब इधर का नॉर्थ पोल और दूसरे का भी नॉर्थ पोल एक साथ आ जाए, तो यहां पे भी होगा रिपल्सन। ठीक है, तो ये तो हो गया दो मैग्नेट की कहानी। द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू मैग्नेट, बिटवीन वन मैग्नेट एंड अनदर मैग्नेट, इसकी कहानी हुई है। द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्सन। एट्रैक्शन कब होगा, जब अपोजिट पोलैरिटी होगा, अपोजिट पोलैरिटी होगा। पोलैरिटी मतलब समझते हो ना, पोलैरिटी मतलब ये जो है वैल्यू साउथ और नॉर्थ वाला अपोजिट होगा, इसको पोलर बोलते हैं, पोल बोलते हैं इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसे बोलते हैं साउथ पोल। तो अपोजिट पोलैरिटी, नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ, अपोजिट पोलैरिटी में हुआ तो अट्रैक्ट और सिमिलर पोलैरिटी हुआ तो रिपल। बस चार्ज वाला फंडा है। चार्ज में क्या था, सिमिलर था तो रिपल, अपोजिट रहा तो अट्रैक्ट, बिल्कुल वैसा ही। सिमिलर पोलैरिटी रहा तो रिपल, साउथ साउथ अगर लाओगे तो रिपल करेगा, नॉर्थ नॉर्थ लाओगे तो रिपल करेगा। ठीक है, चलो ये हो गया मैग्नेट और वन मैग्नेट और अनदर मैग्नेट के बीच। अभी आते हैं वन मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल के बीच। ठीक है, वन मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल के बीच। तो एक मैग्नेट ले लो और एक मानो काटी ले लो, ये तो हमेशा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी इस केस में रिपल्सन नहीं होगा, इस केस में सिर्फ अट्रैक्शन होगा। चाहे यहां नॉर्थ पोल हो तब भी, या फिर यहां साउथ पोल हो तो भी अट्रैक्ट ही करेगा, सब एक दूसरे जाके चिपक जाएगा ऐसे करके। ठीक है, यानी दोनों मैग्नेट है तो अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों हो सकता है। अगर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल है तो हमेशा अट्रैक्शन होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन वन मैग्नेट एंड अनदर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, बिटवीन वन मैग्नेट एंड अनदर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। तो बहुत इजी है, सिंपल सा खेल था। ठीक है, आपका एक होमवर्क है, आप तीनों में डिफरेंस बना के रखना। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स में क्या डिफरेंस है, मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा इसे। ठीक है, और हम लोग प्रेशर में एंट्री मारेंगे, टन 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 टन। ठीक है, तो यहां तक करके रखना। होप आपको मजा आया होगा आज की क्लास में, बहुत कुछ सीखे होगे। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।